साथियों, आज हम हैं देहरादून के डालनवाला थाने में और आज हम यहाँ पर एक शैक्षिक भ्रमण के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज डालनवाला थाने में यहाँ के जो एसओ हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि थाने में किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और किस तरह से जो है रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं। ऐसे अनेक जानकारियों के लिए आज हम थाना डालनवाला के प्रभारी से मुलाकात करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की रिसोर्स पर्सन सोशल साइंस की प्रिया मैम है। और प्रिया मैम बताएंगे कि आज जो थाने की विजिट क्यों करवा रही हैं हमें तो पहले ही जो है डर लग रहा था कि आज थाने में क्यों मैम ने बुला दिया है, लेकिन पता चला कि वो एक शैक्षिक भ्रमण के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैम आज क्या है थाने में, क्यों आपने आज यहाँ पर जो है हम सब लोगों को बुलाया है? जी धन्यवाद सर। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें और भी नई विधाओं को जोड़ने के लिए एक्सपोजर विजिट हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस चीज़ को कहती है कि हम किस तरह से अनुभव जनित सीखना करें, है ना, कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को इस तरह की कुछ एक्सपोजर विजिट पे लेके जाएं। वहाँ पर बच्चों के पास ऐसे मौके हों कि वो समाज के लोगों से मिलके, अलग अलग वर्गों से मिलकर बातचीत करें और अपने ज्ञान के दायरे को विस्तार दें। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अगर हम सीखने के प्रतिफलों में देखें तो उसमें है कि कानून बनने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। बच्चे समझते हैं कि किस तरह से कानून बनते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल अपराध अधिनियम, बहुत सारी चीज़ों का उसमें जिक्र है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ों को लेकर, किताबी ज्ञान तो है ही, लेकिन क्यों ना हम उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग को देते हुए, एनईपी का ज़्यादा रेफरेंस देते हुए हम चलते हैं। और इस यात्रा में हमारे आसपास की जो डालनवाला कोतवाली जो काफ़ी रिनाउंड भी है, तो यहाँ पर हम अधिकारियों से मिलकर कुछ बातचीत करते हैं और जो भी परेशानियाँ हैं, जिन भी चीज़ों का, जिन भी मुद्दों को हम समझते हैं कि इन पर बातचीत होनी चाहिए। एक बार सर कह भी रहे थे, लक्ष्मण सर भी कह रहे थे कि बहुत सारी किताबों में जानकारियाँ होती हैं, कई बार बच्चे हमसे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि हमें कई बार उनके आंसर समय पर नहीं होते हैं। तो क्यों ना हम इस एक्सपीरियंस को थोड़ा फ़ायदा उठाएं और हम ऐसी जगह पे जाके वहाँ पे बात करें और चीज़ों को देखें, समझें। जो भी हमारी क्वेरीज़ हैं अपने पास ग्राउंड में, अपने पास अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके उनका निवारण करें और इस जानकारी को हम बच्चों तक पहुँच जाएँ। धन्यवाद। तो मैम जो साथ में आज हैं उनका भी थोड़ा परिचय करा दीजिएगा। जी, तो सब लोग बता सकते हैं। हाँ सर, मैं बीना गुलेरिया, जूनियर हाई स्कूल चामासारी से। और सर लीजिए आप। मैं लक्ष्मण चौहान, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून से। मैं कनकलता सेमवाल, यूपीएस भोरपुर से। मैं कीर्तिलता सोनी, बुधवार से जूनियर हरिद्वार से। मैं अरुणा नोटियाल, यूपीएस नागर लटनाला से। नमस्कार, मेरा नाम जगदम्बा कुकरेती है और मैं पौड़ी गढ़वाल के एमकेश्वर ब्लॉक से। मैं प्रदीप नेगी हूँ, एसएसआई थाना डालनवाला हूँ। मैं सरिता बिष्ट, थाना डालनवाला, सब इंस्पेक्टर। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आपने जो कोतवाली है, कोतवाली होती क्या है? पुलिस स्टेशन जो होता है ना जी सर, जो छोटा पुलिस स्टेशन होता है वो थाना होता है, थाना कहते हैं। जो कोतवाली होती है बड़ा थाना होता है, बड़ा थाना जो है वो कोतवाली है। छोटे थाने के जो इंचार्ज हैं वो सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब हमारे रैंक का, मतलब मैं इंचार्ज हो सकता हूँ छोटे थाने का। और बड़े थाने के जो इंचार्ज, जैसे कोतवाली होती है उसके इंचार्ज इंस्पेक्टर ही होते हैं, निरीक्षक, जिनके 3 स्टार होते हैं, है ना जी। और थाना छोटा या बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होता है, वो महत्वपूर्ण कितना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और जनसंख्या घनत्व क्या, उस हिसाब से होता है। अब जैसे रानी पोखरी लगा लीजिए, उसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वो करीब वहाँ रानी पोखरी चौक से लेकर के और करीब 80-90 किलोमीटर ऊपर टिहरी तक लगा हुआ उसका। तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से वो छोटा है, इसलिए वो थाना है। अब डालनवाला हमारा क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूरी वीआईपी रोड है, वीआईपी कॉलोनियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, तो इसलिए कोतवाली है हमारा। इट मीन्स मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी हैं, उन फैसिलिटीज़ के आधार पर वो होता नहीं, है। महत्वपूर्ण क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या संस्थान हैं। जी जी, जैसे डालनवाला है तो पुराना एरिया, पूरा पॉश है, शहर के बीच में है, शहर के वीआईपी रोड है, वीआईपी मूवमेंट होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए भी इट मीन्स। हाँ, क्योंकि सिर्फ कोतवाली होगी जो महत्वपूर्ण है तो वहाँ फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए इंस्पेक्टर होते हैं
उनके नीचे एक वरिष्ठ उप निरीक्षक जैसे मैं हूँ SSI और सब इंस्पेक्टर होते हैं, उस हिसाब से फोर्स ज़्यादा होता है। थाने में कम होता है क्योंकि छोटा होता है तो उसमें थोड़ा कम होता है फोर्स। अच्छा सर, एक अक्सर हमने ये देखा है कि जो 3 स्टार होते हैं तो उनको DSP भी बोलते हैं, इंस्पेक्टर भी बोलते हैं और जो है थाना पर इंचार्ज भी बोलते हैं या CO भी बोलते हैं, या मतलब इसमें ये 3 स्टार में या कोई डिफरेंस इसमें होता है स्टार में, या क्या है इसमें? 3 स्टार जरूर होते हैं, लेकिन जो CO क्षेत्राधिकारी या डिप्टी SP वो एक ही पद हुआ। सर्कल अफसर क्षेत्राधिकारी कहते हैं या पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी SP, उनके स्टार भी रिबन नहीं होगा, वो राजपत्रित होते हैं। उनका यहाँ पे UPS होगा लिखा हुआ, और इंस्पेक्टर साहब जो होंगे उनका ये रिबन भी होगा, ये उत्तराखंड पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस होगा और 1 स्टार और होगा। उनका प्योर, जिसे फौज की भाषा में कहते हैं कि प्योर 3 स्टार, जिसे कैप्टन के लिए कहते हैं वो लोग, तो रिबन नहीं होगा और ये UPS लिखा होगा, उत्तराखंड पुलिस सर्विस। कार्यों के हिसाब से देखें तो कोतवाली और थाने के कार्य सेम है क्या, या कुछ अंतर है? काम बिल्कुल सेम है, लेकिन कोतवाली में ज़्यादा काम होगा थोड़ा, क्योंकि वो बड़ी होती है तो उसमें काम ज़्यादा ही होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि जो प्राथमिक FIR दर्ज की जाती है तो वो दोनों जगह दर्ज की जा सकती है या किन केसों में दर्ज की जाती है? नहीं, कोई भी अपराध हो, संज्ञेय अपराध हो, उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। थाना और कोतवाली एक ही चीज़ है, बस सिर्फ प्रभारी का फ़र्क होता है कि कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर होते हैं और थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर, बाकी सेम, सब कुछ सेम है। वही अभियोग थाने में भी लिखा जा सकता है और वही उसी तरह का अभियोग कोतवाली में भी लिखा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। तो थोड़ा इस टाइप के वर्गीकरण करना चाह रहे थे कि FIR किस प्रकार के केसों में लिखी जाती है और किन प्रकार के केसों में नहीं लिखी जाती है? नहीं, FIR तो हर अपराध की लिखी जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक कुछ बहुत ही छोटे किस्म के अपराध हुए, उसको हम FIR ना कह करके NCR कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। जो छोटे मोटे, मतलब जैसे कि अपराध बोलते हैं, जैसे कि माना किसी ने किसी का कुछ तोड़ दिया, फल तोड़ दिए पेड़ से, या नहीं चोरी नहीं, चोरी या गाड़ी थोड़ी सी किसी कारण से लग गई, हल्के मतलब बैक कर रहा कोई, खट से दूसरी गाड़ी से लग गई, कुछ नुकसान हो गया, छोटी मोटी जो मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ में उसमें भी अगर FIR दर्ज करेंगे तो FIR की थोड़ी प्रक्रिया लंबी होती है, पूरा चार्जशीट होगा, केस लड़ना पड़ेगा, ये है। जो NCR होता है उसके लिए हमको कोर्ट में वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप NCR लिख लिए आपने, अगर आप NCR में भी इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं तो कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसको जिन्होंने दर्ज कराई है, फिर कोर्ट NCR में कोर्ट की अनुमति के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगी, और FIR में तो हम लोग सीधा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, उसमें तो होना ही होना, उसमें हाँ, उसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें अनुमति लेनी पड़ेगी, माननीय न्यायालय, संबंधित न्यायालय की, जिसने जिसने लिखवाई है। और सर अभी आप कह रहे हैं ना थाना कोतवाली जी, और फिर चौकी, तीन चीज़ों को हम सुनते हैं, थाना कोतवाली चौकी, तो इसका अंतर स्पष्ट कीजिएगा। चौकी तो यह है कि हम लोग थाने के कार्यों में सुविधा के लिए उसको हिस्सों में बांट देते हैं ना। थाना तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र, उसको हिस्से करने के लिए हम, जैसे कि हमारे थाने की 4 चौकियाँ, किसी की 5 भी होती है, किसी की 2 होती हैं, किसी की नहीं भी होती हैं, कि अगर छोटा थाना है तो नहीं होती चौकियाँ, तो वो तो काम बांटने के लिए। हाँ, चौकी तो हमारे छोटा एरिया हुआ ना, हमने अपना मतलब थाने के 4 हिस्से कर दिए, 4 चौकी इंचार्ज हमारे बन गए, मानो ये है। FIR दर्ज करने के लिए क्या कुछ पूर्व सत्य है, या कोई भी आके जो है FIR दर्ज करवा सकता है, या करवा तो कोई भी सकता है, लेकिन FIR तो संज्ञेय अपराध की होगी। अब ऐसा तो थोड़ा कई बार हम FIR दर्ज करने से पहले जांच भी कर लेते हैं कि सत्यता है या नहीं तो कल कोई किसी के खिलाफ भी लिखा देगा FIR और अनशन लिखा देगा, है ना। जैसे कई होता नहीं है, कई लोगों की दुश्मनी चल रही है, कुछ भी लिखा देगा, रोज़ लिखा देगा, रोज़ आ जाएगा FIR लिखने, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार जाँच कराने की आवश्यकता भी पड़ती है, और कई बार हमें लग जाता है कि भाई हाँ घटना हुई है तो तुरंत लिख लो इसे। एक आता आजकल सर ऑनलाइन FIR और एक हम सुने 0 FIR, इन दोनों में क्या अंतर, क्या चीज़? ऑनलाइन FIR तो ये है कि जो ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं, और 0 FIR, देखो हर FIR में ये होता है कि FIR कहाँ लिखी जाएगी। मानाबाद मैडम रहने वाली हैं डोईवाला की,
है ना। और मैडम यहाँ स्कूल है मैडम का डालन वाला, और मैडम का पर्स चोरी हो गया डालन वाला में। अब मैडम सोचेंगे यार मैं तो डालन वाला तो मैं स्कूल ही आती हूँ और अधिकतर मुझे घर पे ही रहना होता है या मेरी छुट्टियाँ हैं, तो मैं अब मैंने डोईवाला में लिखा दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहाँ जहाँ घटना स्थल है वहाँ FIR लिखी जाएगी। माना बात, चलो आप माना डालन वाला में आप सर्विस कर रही हैं, डोईवाला में आपका घर है और आप घूमने चले गए मसूरी, वहाँ आपका पर्स चोरी हो गया तो वो मसूरी में ही लिखी जाएगी। और 0 FIR ऐसी है, कुछ केस में ये होता है कि भाई आप ने कहा कि ना जी मेरे यहीं लिखो, आप डोईवाला में हो, 306 घर आप गए, आपका मसूरी चोरी हुआ, आपने कहा मैं मसूरी डोईवाला में ही लिखाऊंगी, तो आपने डोईवाला में लिखा दी, तो वो 0 मतलब हम उसमें क्राइम नंबर नहीं देता था ना, वो लिखी जाएगी, वो ट्रांसफ़र होकर मसूरी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन वहीं से होगी, इन्वेस्टिगेशन वहीं से होगी जहाँ घटना हुई होगी। हाँ, कुछ अपराध महिला संबंधी अपराधों में ये है कि महिलाएं कहीं भी लिखा सकती हैं, महिला संबंधी अपराधों में, महिला संबंधी में ही, वो चोरी चकारी इनमें नहीं। फिर जैसे पहले सबसे पहले दहेज में था कि दहेज की पीड़िता कहीं भी लिखा सकती थी पूरे देश में FIR, उसमें 0 नहीं होगी वो, और वहीं से इन्वेस्टिगेशन। हाँ वही अच्छा। और दहेज नहीं है, अब दहेज तो ये है वो जहाँ रहेगी क्राइम नंबर वहीं का मिल जाएगा उसे। अगर उसके वो ससुराल उसका यूपी कहीं भी है और वही उसका घर यहाँ है तो क्राइम यहीं रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसका यहीं नंबर मिल जाएगा क्राइम नंबर, उसमें 0 नहीं होगा। ठीक, थैंक यू सर। एक चीज़ है कि जैसे हमने शिकायत दर्ज कर दी है, शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस हमने थाने में लिखवा दी है, और जब तक उसका निपटारा नहीं होता है तब तक क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं उसमें? एक बार फिर बता दीजिए। मैंने आपके यहाँ कोई शिकायत दर्ज करवाई और जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाती उनके बीच क्या क्या प्रोसेस चलाते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं? आपने शिकायत दर्ज कराई जी, तब क्या होगा? मतलब शिकायत या FIR दर्ज करवाई कि आपने कराई कि आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी, FIR दर्ज हुई, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रोसीजर होता है कि अब देखो 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नहीं होती है। 7 साल से, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, पता नहीं है लोगों को ना। अमूमन आदमी सोचता कि मैं थाने में आया, मैंने रिपोर्ट लिखा, पुलिस फट पकड़ के जेल भेज दे, लेकिन अब नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। 7 साल से कम सजा वाले अधिकतर अपराधों में नोटिस 41A CRPC का नोटिस तामील करवाना होता है, वो गिरफ्तारी समझ लो उसे, फिर तामील करवा दिया तो वो उसके लिए पाबंद हो गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारे पास जो जो उससे संबंधित घटना से संबंधित साक्ष्य होते हैं हमने एकत्रित किए, हमने पूरी रिपोर्ट लिखी और बाद में एक चार्जशीट भी करती है, चार्जशीट करके हमने केस को भेज दिया कोर्ट में। वो माननीय न्यायालय फिर वहाँ पे जांच करता है, जांच ही होती है माननीय न्यायालय की, और न्यायालय को लगेगा कि इन्होंने गलती करी तो सज़ा देगा, और माननीय न्यायालय को लगा कि गलती नहीं है तो बरी कर देंगे, जो भी निर्णय होगा। एविडेंस में मतलब जैसे कि चोट लग गई तो मेडिकल हो गया, गाड़ी टूट गई, वो चीज़ें भी, उसका भी वो टेक्निकल मुआयना होता है गाड़ी का, आदमी का होता ना। हम लोग डॉक्टर क्या, डॉक्टर तो मेडिकल जो करता है तो डॉक्टर ये नहीं कह सकता ना कि किस चीज़ से मार दिया, कितना मार दिया, वो तो चोटें लिखेंगे ऐसे 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 करके, ऐसे जैसे एक्सीडेंट हो गया तो हम टेक्निकल मुआयना उसका भी करते हैं गाड़ी का कि क्या क्या चीज़ें डैमेज हो गई हैं। अमूमन मतलब व्यवहार में देखा जाता है कि अगर कोई पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करता है और न्यायालय में मुकर जाता है, जैसे मुकर के साथ, तो ये कहते हैं कि जी वो तो पुलिस की नहीं मानी जाती, ऐसा है क्या? ऐसा है? जो होता है कई तरह के होते हैं। माना बात देखो, मर्डर का मामला है, लड़ाई झगड़ा कई बार ऐसा होता है सिर्फ सुनी सुनाई साक्ष्य है, देखी है, कह दिया भाई हमारा झगड़ा हुआ और तीसरे हैं गवाह, इन्होंने गवाही दे दी, तो वो तो एक बार के लिए आदमी कई बार मैनेज कर लेते हैं, या गवाह नहीं बाद में कहा यार कि पहले तो पुलिस को कह दिया जो उसमें कि हमें देखा था, बाद में कह दिया यार कहाँ मैं चक्कर में पड़ूँ, दुश्मनी हो जाएगी, ये बुरा मान जाएगा, तो मुकर जाते हैं। अब मानो किसी ने किसी को गोली मार दी, गोली तो चली होगी, गन भी होगी, कहीं वीडियो आ गया मारते हुए की, तो वो तो आदमी झुटला नहीं सकता ना। तो जो चीज़ें झुटलाई नहीं जा सकती तो वो वहाँ मुकर भी जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो सज़ा होती है कई केसों में कि गवाह मुकर गया, रिपोर्ट लिखाने वाला ये मुकर गया, लेकिन वीडियो आ गया, या ऐसी चीज़ आ गई कि गोली मैच हो गई, मेरे रिवाल्वर से गोली चली है, जो इनके बॉडी में गोली मिली वो उसी रिवाल्वर की, तो एविडेंस कितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ पे भी निर्भर करता है। फिर कई मैटर होते हैं, देखो
लड़ाई झगड़े के हो गए, संपत्ति संबंधी हो गए, पति पत्नी के हो गए, फैमिली वाले होते हैं, तो उसमें थोड़ा ये होता है कि भाई चलो परिवार बच जाए। पति पत्नी का झगड़ा होता है, शुरू में मुकदमे हो गए, कुछ समय बाद उन्हें लगता है यार कि चलो सेटलमेंट हो जाए, साथ रह लें, तो या फिर बहुत लंबा ना खींचे, तो ये होता है कि भाई जल्दी करके हम अलग जल्दी हो जाएं, तो फिर उनमें उस हिसाब से चलता है ट्राई। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस क्यों कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो भी हैं सब शिक्षा विभाग से आए हैं आपके पास। हमारे स्कूलों में काफ़ी सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि चोरी की घटनाएं हो जाती हैं या पॉक्सो एक्ट में कुछ हो जाता है, चोरी बहुत होता है स्कूलों में। हाँ, और भी चीज़ें होती हैं स्कूलों में। तो उत्तराखंड जो मित्र पुलिस है उसकी हमारे अध्यापकों को, हमारे स्कूलों को अपने मित्र की क्या भूमिका है, और जैसे कि विधायिका न्यायपालिका में क्या फास्ट ट्रैक जैसी कोई सुविधा है हमारे लिए, कि अगर हमारे विद्यालय में कंप्यूटर हैं, चोरी हो जाते हैं, तो फिर हमको भी लंबी गवाही के लिए बार बार आना पड़ता है, या हमारे लिए भी फास्ट ट्रैक जैसी सुविधा हो कि फटाफट हमारे टीचर्स के पास बहुत सारा काम होता है। और फिर कई बार हमने कई केसों में ऐसे देखा जब विद्यालय में चोरी हो जाती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो गवाही के लिए जाते रहते हैं, और इसलिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जो उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस का वो दिया गया है उपनाम, तो इसमें हमारे शिक्षा के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आपकी भूमिका क्या है? देखो, मित्र का तो ये है ना कि जो हम आम जन के लिए मित्र हैं, जो भाई हमारे भाई बहन हैं, तो हम यहीं के हैं, तो आम जन के लिए तो मित्र हैं, लेकिन जो अपराधी तत्व होगा उसके लिए तो शत्रु ही होंगे ना। तो हमारे जो पहले डीजीपी थे श्री अशोकांत शरण, उत्तराखंड बनने के बाद वो पहले डीजीपी बने, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि उत्तराखंड पुलिस आपके मित्र, ये है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कोई घटना होती तो उसमें तो गवाही इसलिए होती कि मतलब वो हम साक्ष्य दे रहे हैं घटना का ना, तो इसलिए गवाही होती है। अब आपके साथ तो भगवान ना करे किसी के साथ घटना हो, चोरी हो स्कूल में कुछ हो, नहीं होनी चाहिए खैर, लेकिन होती है फिर भी। आप लोगों के साथ तो पूरे करियर में 1-2 बार चोरी होगी। अब लगा लो हमारी क्या स्थिति होती होगी, हम जितने केस में इन्वॉल्व होते हैं हमें हर उसमें गवाही देनी है होती है। मैं 2011 में देहरादून आया था, और मैं 2016 की 4 अप्रैल या मई में चला गया था यहाँ से, और उस पीरियड की गवाहियाँ अभी भी नहीं हुई है मेरी पूरी। और हम जहाँ रहेंगे, मैं यहाँ के पहले हरिद्वार था, यहाँ के बाद पौड़ी गया, फिर उधम सिंह नगर गया, हमें हर जगह हर केस में गवाही के लिए जाना पड़ता है। नहीं, फास्ट ट्रैक तो नहीं, फास्ट ट्रैक तो उन मुकदमे जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तब फास्ट ट्रैक की व्यवस्था होती है। अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ या कुछ वैसी बात है, उसमें ये होता है ना, जो आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र बोल रहे हैं, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसमें भी यही है कि जो नाबालिग होते हैं उसको जो उसका एज का, उम्र का निर्धारण हम 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्कूल का, अगर वो स्कूल पढ़ती है तो मैंडेटरी है कि हम उसके, जहाँ वो स्कूल पढ़ती है उसके स्कूल से हम उसका वो लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट, उसके स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्म तिथि क्या है। अगर वो स्कूल नहीं पढ़ता, वो बच्चा अगर छोटा है, 5 साल से कम है, स्कूल नहीं जाता, तो उसका वो नगर निगम से बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर वो दोनों दशा में वो भी नहीं है, तो फिर हम उसका मेडिकल कराएंगे। मेडिकल लास्ट ऑप्शन होता है, और मेडिकल में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उसमें कोर्ट भी परमिशन नहीं देता। वैसे अगर मेडिकल एकदम एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं, तो पहले तो जो स्कूल का है, इसीलिए जो बच्चे पढ़ते हैं तो हमें मैंडेटरी है कि हम उसके स्कूल से ही लेके आएंगे उसका। अगर नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें भी जवाब देना पड़ता है वहाँ पे, वो हमसे पूछते हैं कि स्कूल पढ़ता था, आपने स्कूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट वही है। अगर नहीं पढ़ता वो, तब हम सेकंड उस पर जाएंगे, सेकंड भी नहीं है तब हम थर्ड उस पर जाएंगे कि मेडिकल कराएंगे। इसीलिए हमें स्कूल से लेना पड़ता है। फिर स्कूल के लिए वो बुलाते हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि हमने तो दे दिया, एविडेंस दे दिया हमने, उसका प्रमाण पत्र कि हम इसको, तो फिर आपसे भी तो वेरीफाई करेगा क्या ये आईओ आपके पास आया था, इसने, पुलिस ने आपके यहाँ से ये सर्टिफिकेट लिया था, इसलिए वो आप लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर ऐसे प्रिंसिपल नहीं, आपके यहाँ कोई बाबू कलर का है वो भी जा सकता है वहाँ पर, ऐसा कुछ। हाँ, जूनियर तो वो जा सकता है, ऐसा। बालिग और नाबालिग की बात आई थी, और कई हम सुनते रहते हैं, कहानी के तौर पे सुनते रहते हैं कि बालिग हो गए हैं तो अपने फैसले ले सकते हैं। विशेषकर मैं शादी के प्रकरण में कह रहा हूँ, लड़का और लड़की के। तो हिंदू एक्ट के अनुसार तो निश्चित तरीके से शादी होनी चाहिए। तो बालिग हो गए हैं तो क्या वो शादी वैध मानी जाएगी? ये सबसे पहले तो ये देखिए, जो बच्चे हैं उन्हें हमें अपने घर से ही संस्कार देना पड़ेगा।
कि हमारी जो भी सामाजिक जो भी हमारी रीतियाँ हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर बच्चे नहीं मानते तो उसके लिए कोर्ट ने वो कर रखा है कि 18 साल से ऊपर लड़की बालिग और 21 साल से ऊपर लड़का बालिग, वो दोनों शादी करने में सक्षम है। अगर वो अपने माँ बाप की नहीं मानते तो उन्हें कोर्ट नहीं रोक सकता। अगर लड़की 18 साल से ऊपर है, लड़का 21 साल से ऊपर है, अभी लागू नहीं हुआ। अगर 18 साल से ऊपर लड़की है और लड़का 21 साल से ऊपर है तो वो कोर्ट में शादी कर सकते हैं और उसको हमें मानना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदू एक्ट के अंतर्गत जो है कोर्ट की शादी वैध है, हिंदू अधिनियम के अंतर्गत मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, कोर्ट से अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करा ली तो वैध है। कोर्ट से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वाली बात है, कोर्ट मैरिज हो गई, कोर्ट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्ट्रार के हैं। उन्होंने मंदिर में कर ली, वहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो सर्टिफिकेट ले आएंगे हमारे पास, तो हमें तो मानना पड़ेगा। इसी से संबंधित है कि मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों में धाराएं सेम लगेंगी, अपराध या सजा के बारे में कुछ? किसी ने जो है कत्ल करने की कोशिश की और सामने वाला बच गया, अलग अलग हैं भाई। मर्डर में तो फांसी भी हो सकती है, फांसी भी होती है, उसमें थोड़ा कम है सज़ा। अच्छा, हत्या के प्रयास में थोड़ा सज़ा कम है। अभी उत्तराखंड पुलिस हमारी मित्र पुलिस वाली बात आई थी और हम बिल्कुल मानते हैं, बहुत थैंकफुल हैं अपनी पुलिस के। एक अलग बहुत साफ़ सुथरी छवि रही है हमारी उत्तराखंड की पुलिस की, बहुत अच्छी। और हम सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी अपनी पुलिस और अपना है। तो लेकिन पुलिस का क्योंकि काम ऐसा है कि बहुत बार जनता आक्रामक हो जाती है। दो प्रकार के पक्ष होते हैं, विपक्ष और पक्ष, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक को सपोर्ट अगर पुलिस कर रही है तो दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं और हो जाता है आक्रामक। तो बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुलिस खुद मुश्किल में होती है उस टाइम पर। कभी थाने में पथराव हो गया, कभी आगजनी की घटना हो गई, तो जनता बहुत जल्दी से उस एक्शन लेती है और पुलिस के लिए भी मुश्किल आ जाती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे पद होते हैं कहीं पर कि जहाँ पे उनको रिवॉल्वर या पिस्तौल भी अथॉरिटी में नहीं होती है, तो पुलिस के लिए क्या अधिकार होते हैं उस टाइम अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी मुश्किल है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम क्या एक्शन लेती है अचानक जल्दी में अपने को बचाना है जब। पुलिस को तो अपने को बचाने के लगभग वही अधिकार हैं जो कि आम आदमी को है ना। अब ये है कि इस बात पर निर्भर करता है कि घटना जो कितनी बड़ी हो गई है। सर, देहरादून की जो ट्रैफिक व्यवस्था है भाई, मैं सोचता हूँ कि शायद अगर पर हेड देखा जाए तो पुलिस जो है, पुलिस फोर्स जो ट्रैफिक पुलिस फोर्स है वो कुछ भी नहीं है। शायद 2-3 हज़ार के ऊपर एक हो गई, 2-3 हज़ार आदमियों के ऊपर 1 या 2 पुलिस फोर्स होगी जो ट्रैफिक की है, तो वो अपने आप में सक्षम नहीं है। तो हम अपने बच्चों को समझाने के लिए पहले, क्योंकि हम जब छोटे थे तो स्कूल कॉलेज में जाते तो हमारा जो है कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाले स्कूलों में जाके बच्चों को सेंस बताते थे, इस तरीके से चले आप, इस तरीके से रोड क्रॉस करें, इस तरह से। उस वक्त मोटरसाइकिलों का ज़माना था, ये तो नहीं था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, वो भी अपने बच्चे को रोक नहीं पा रहे हैं। पुलिस भी चाहती भी है करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बना रहता है। तो अगर पब्लिक के साथ मिल के कुछ ऐसा करा जाए कि ट्रैफिक जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ अजबपुर में माता मंदिर रोड पे फाटक है वहाँ पे, तो वहाँ तो ऐसा लगता है 2 आदिवासी कबीले आमने सामने खड़े हैं, कब फाटक बंद होता है, ये आज तू नहीं है मैं नहीं, 4 लाइनें इधर लग जाएंगी, 4 लाइनें उधर लग जाएगी। इसमें पुलिस वालों का कहीं भी कोई रोल नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, ये तो हमारा है। लेकिन आदमी क्यों नहीं समझना चाह रहा ये, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी है, एजुकेशनल पार्ट भी है। तो इस तरीके किस तरीके से सुधारा जा सके इसको कि कम से कम एक लगे कि हम पढ़ा लिखा समाज है। आज स्थिति ये आ गई कि देहरादून सबसे, अगर स्कूलिंग की बात करें या इंस्टीट्यूशनल की बात करें, सबसे नंबर 1 है अगर इंडिया में देखा जाए तो। लेकिन ट्रैफिक सेंस के मामले में बिल्कुल अनपढ़ लग जाते हैं सारे के सारे। आदमी गाड़ी कैसे चलाए, लाइसेंस तो आरटीओ देता ना, तो ये उनको देखना चाहिए कि भाई हम आदमी को ढंग से पढ़ा सिखा देते हैं कि वो गाड़ी कैसे चलाए। सिंगल लाइन की सड़क है, वहाँ 3-3 लाइन बन गई तो वैसे जाम लग जाएगा। दूसरा ना, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, आपने देखा भी होगा कि पहले देहरादून में सिर्फ एक बोतल नेक थी जहाँ जाम लगता था, घंटा घर के पास कुमार स्ट्रीट पुराना वाला, वो ठीक हो गया। लेकिन अब माता मंदिर फाटक जो आप कह रहे हैं, माता मंदिर रोड वाला फाटक, उसकी इधर दूसरी साइड अजबपुर साइड वाला फाटक, तीसरी बोतल नेक धर्मपुर चौक का वो वाला हिस्सा जो हम उधर से आते हैं रिस्पना से, वो एक यहाँ पे हमारा करजन रोड चौक, ये कट यहाँ पे इधर उधर सड़क हो गई करीब 80-80 फुट चौड़ी, उधर भी 80 फुट, वो बीच में 25 फुट रह गई। ऐसा एक तरह गया रिस्पना पुल में भी लगता है। दूसरा, इसके लिए तो कई चीज़ें और भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मैंने देखा आदमी लेने जा रहा है 1 किलो टमाटर, लेके जा रहा है कार, ऐसे सब लेके जा रहे हैं, लगभग सब लोगों के पास कार है। बारिश आती है भाई तो हमें ये भी देखना, बारिश कभी कभी तो औचित्य समझ में आता है कि बारिश आ रही है या बहुत ठंडा है।
अब देखिए आप सुबह के टाइम पे एक छोटा बच्चा 5 साल 8 साल 10 साल का जा रहा, एक बड़ी गाड़ी छोड़ने जा रही, फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा, एक बच्चे को छोड़ने जा रही, तो जाम तो है ना, है ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो ज़्यादा। एक प्रश्न ये है कि जब भी हमारा कोई चालान होता है, चाहे वाहन का चालान हो या कभी कोई हमें गिरफ्तार करने आ रहा हो, तो हमारे उसमें क्या अधिकार हैं, यानी कि हमको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हमारा उत्पीड़न न कर रहा हो कोई। आपके जैसे वाहन चेकिंग है, गाड़ी का चालान है, उसका जो अधिकार है वो सब इंस्पेक्टर को है, या ट्रैफिक में शायद ASI को भी होगा, HCP भी वहाँ करते हैं, एक जिनका 1 स्टार होता है, सब ASI और ASI से ऊपर के लोग 350 वाले भी करते हैं। उनको अगर अधिकार दिया जाए तो वहाँ हवलदार भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आ ही गया घर में, तो वो पूरा कारण बताएगा, आपको पूरा अवगत कराएगा कि किस अभियोग में किस धारा का आपने अपराध किया है और आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि 7 साल से कम सज़ा वाला जो मामला होगा उसमें वो आपको नोटिस भेजेंगे, या फ़ोन करके मतलब नोटिस भेजेंगे। नोटिस कैसे भी नोटिस आपसे भले साइन वो थाने में कराएं, लेकिन आपको नोटिस भेजेंगे और फिर आप अपनी पूरी बात उन्हें बताएंगे, फिर वो आपको उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आपने अपराध किया होगा तो आपके खिलाफ चार्जशीट जाएगी और उसको लास्ट में माननीय न्यायालय ही तय करेगा कि उसमें सज़ा आपको दी जाए, कितनी दी जाए या न दी जाए। ना, गिरफ्तारी वारंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हाँ, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। ना वो पिक्चरों में कई चीज़ें अलग होती है ना। हाँ, मैं वही प्रसंग ये हाँ, बिल्कुल बिना वारंट के गिरफ्तार भी हो सकता है, और अपराध करने की संभावना होगी तो हम आपको पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कहीं 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा हो और हमें लगता है कि ये बड़ा अपराध हो सकता है, कोई संगीन घटना हो सकती है, हम पहले भी धारा 151 CRPC में आप लोगों को गिरफ्तार करके और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकते हैं।